तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इनके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचे रह गए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, इसके अलावा मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स, इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये आज का क्लास का टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के साथ, तो रिलेशन एंड फंक्शन, डोमेन और रेंज, इस पे आधारित प्रश्नों को हम कर रहे थे। तो ये आपको जो पहला प्रश्न दिख रहा है, द डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, एंड रेंज, रेंज का मतलब परिसर, ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड लाइक दिस। तो ये फंक्शन, ये फलन इस प्रकार से परिभाषित है। आपको इसके डोमेन और रेंज का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया, तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ये सिंपल है। देखो, पहली बात तो डोमेन एक्स के उन मानों को कहा जाता है जिसपे यह फलन परिभाषित हो, मतलब ये नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट ना हो जाए, इमेजिनरी ना हो जाए। तो ये कब इमेजिनरी होगा? जब x माइनस 4 का मान 0 के बराबर होगा, मतलब जब x का मान 4 होगा, उस स्थिति में ये अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान 4 नहीं हो सकता, उसके अलावा आप किसी भी मानों को रख सकते हो x के। तो उसका जो डोमेन होगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन एक नंबर को छोड़ के, और वो कौन सा है? 4। तो ऐसा ऑप्शन तो भाई हमें एक ही दिख रहा है, तो पहले से ही हमें इसका पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, डोमेन। अब रेंज की बात करें, हालांकि रेंज देखो यहां पर दिख रहा है साफ साफ -1, एक ही ऑप्शन में तो वो आया है, लेकिन कैसे देखा जाएगा? तो देखो यहां पर ध्यान देना, यदि मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालता हूं, तो ये x माइनस 4 बटे x माइनस 4 होगा, ये दोनों मान कट जाएंगे, तो कुल मिला के आपको -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका रेंज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चेक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया, तो 1 का सी। मैंने आपको पहले भी बताया, लाइव टेस्ट कंसीडर करो, ये आपका टेस्ट है, ये आपकी परीक्षा है। तो आप देखते हैं कितना स्कोर करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से चैट में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो इस प्रश्न में भी आपको डोमेन और रेंज का मान, मतलब कि प्रांत और परिसर का मान ज्ञात करना है। फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स का मान दिया है √x-1। तो देखिए मैंने बताया ना, x के वो मान जिसके लिए ये परिभाषित हो, ये एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या हो जाए। तो वो कब होगा? जब x-1 का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब कि x का मान 1 से बड़ा होगा तब। तो आप x के उन मानों को इसका डोमेन मानोगे जिसके लिए यह फलन परिभाषित है, मतलब x का मान 1 से बड़ा है। कौन सी स्थिति में आ रहा है? तो देखो, पहले को छोड़ के बाकी सब में आ रहा है। पहले में 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बाकी सब में कर रहा है। तो भाई डोमेन तो सभी में, बहुत सारे में वैसा ही ऑप्शन है। रेंज क्या होगा? तो रेंज देखो, रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स का मान। अब देखो ध्यान से समझना, रेंज कैसे निकलेगा। यहां पर हमने देख लिया कि भाई एक्स का मान जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इस टर्म को इधर भेज देता हूं। तो x-1 का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां पर आ जाएगा √x-1। इसका मान क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर √x-1 किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का मान है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? इसका रेंज स्टार्ट होगा 0 से, जिसमें हम 0 को इंक्लूड करेंगे। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और डी एक जैसा दिख रहा है ना, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। तो चाहे आप सी को टिक करो या डी को टिक करो, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल सा प्रश्न दिया है। यहां पर आपको इसका डोमेन ज्ञात करना है। डोमेन मतलब x के वो मान जिसके लिए यह फलन परिभाषित हो। तो यहां पर देखो, वो मान जिसके लिए x अपरिभाषित है वो कौन से है? वो मान वो है जब इसका ये जो हर वाला भाग है, मतलब कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो 0 हो जाए। तो ये 0 कब कब होगा? तो भाई यहां पर देख लो, x², ये -3x + 2x में टूट जाएगा। यहां पर से फिर देखा जाए x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा? x-3। यहां से 2 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा? x-3। तो कुल मिला के x + 2 और x-3 दो फैक्टर बन गए। x के दो मान मिलेंगे, एक मान हो गया -2, दूसरा मान हो गया 3। तो इन दोनों मानों के लिए
यह फलन अपरिभाषित होगा तो इन दोनों मानों को छोड़ के बाकी सारे के सारे इसके डोमेन होंगे। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो ये इंटरवल का बात कर रहा है भाई। यहां पर मतलब है 3 से लेके -2 इनके बीच के सारे रियल नंबर। तो क्या ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं, गलत होगा। यहां पर भी इंटरवल है 3 से लेके -2 इसके बीच के सारे रियल नंबर। तो ये सब ब्रैकेट का अलग अलग यूज होता है। ये वाले ब्रैकेट जब लगते हैं मतलब इंटरवल की बात कर रहा है, जब छोटा वाला ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है। लेकिन जब ये कर्ली ब्रैकेट लगता है मतलब आप सिर्फ इन्हीं अवयवों को लोगे। तो यहां पर देखो, यहां पर 3 और -2 इन दोनों को छोड़ के तो सारे रियल नंबर 3 और -2 को छोड़ के, तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। चलो देखते हैं कितनों के सही आए हैं। तो आप जब भी अपने आंसर लिख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके बाद उसका आंसर सही ऑप्शन लिखना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस। तो ये आपको एक फंक्शन दिया है, यहां पर मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन देखो बहुत अच्छा फंक्शन होता है। इसका डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का यदि हम मॉड लेते हैं तो उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। शून्य, मिनिमम 0 हो सकता है या फिर हमेशा उससे क्या होता है? बड़ा होता है। तो मॉड x-5 का जो मान है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेस देन आप क्या लोगे उसको? इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से छोटा होगा। इसका मान इसके बीच में होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब आपको इसका रेंज ज्ञात करना है, डोमेन ज्ञात करना है। तो भाई देखो, डोमेन में तो कोई भी इशू नहीं है। डोमेन x के वो मान जिसके लिए ये परिभाषित हो। ऐसा कोई मान जिसके लिए अपरिभाषित हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यदि x का मान मैं कुछ भी डालूं, सारे रियल नंबर डालूंगा, सारी वास्तविक संख्या डालूंगा, उसमें f ऑफ x एक वास्तविक संख्या होगी। मतलब कि इसमें सारे रियल नंबर आएंगे। तो यहां जो r प्लस लिखा है ना, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ये नहीं माना जाएगा। यहां पर भी r प्लस जो लिखा है उसको भी हटा देंगे। मतलब इसका डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, कैपिटल R। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में देखो एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है। यहां 2 को इंक्लूड किया है, यहां 2 को इंक्लूड नहीं किया। तो देखो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर हमने मॉड लिया, x-5 ले लिया। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब हमें रेंज जो निकालना है, रेंज का मतलब होता है f ऑफ x का मान। तो f ऑफ x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस वाले हिस्से को ऐसा कुछ बनाएंगे। ऐसा बनाने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस मॉड x-5 हो जाएगा। यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई हो तो देखो यहां 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। अब कभी भी किसी भी ऋणात्मक संख्या से यदि हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है, असमीकाएं हैं, इनका सिंबल पलट जाता है, बदल जाता है। तो ये इस तरीके से बदल जाएगा, ये इधर पे पलट जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब ये हो गया। अब यहां पर +2 भी चाहिए तो पूरी इनइक्वालिटी में 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ेंगे तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया और यहां पर ये वाला हिस्सा आ गया। और इधर पे देखो क्या हो जाएगा, इधर पे माइनस इन्फिनिटी, उसमें कुछ भी जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो कुल मिला के ये वाला जो फलन है, ये जो पूरा फलन है, इसका मान f ऑफ x के बराबर है। तो ये हो गया भाई आपका f ऑफ x। इसका मान क्या होगा? ऋण इन्फिनिटी, ऋण अनंत या माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो कुल मिला के आप लिखोगे इंटरवल -∞, 2। इसमें ये तो इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा। मतलब साफ तौर पे ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों का रिस्पांस चैट में थोड़ा धीरे आ रहा है मुझे, तो एक बार जल्दी से लिख के बताइए क्या ये बन गया, एक बार बता दो। यस, डन। तो फिर हम आगे बढ़े। ओके, चलिए एक बार चैट पे लिख के बताइए तो क्या ये डन है? ऑल डन? आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? थोड़ा सा इंटरफेस में इशू हुआ, एक बार जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या? एक बार चेक करके बताइए, जल्दी से चैट में एक बार लिखिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे करूं आज की क्लास। जल्दी एक बार। यस, क्वेश्चन नंबर 5। हेलो,
ऑनलाइन में जो है एक बार जल्दी से बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, हो गया, आ गया रिस्पॉन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपको डोमेन ज्ञात करना है इसका, प्रांत ज्ञात करना है इसका, और यहां पर ये बोल रहा है कि फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस एंड दिस। यहां पर ये दो फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है, ये दोनों फलन जो है वो आपस में बराबर है, मतलब कि इक्वल है। यदि यह दो फलन आपस में एक दूसरे के बराबर है तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आपको इन दोनों फलनों को आपस में बराबर कर देना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर जी ऑफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ एक्स, इस फलन का मान देखो कितना दिया है, ये हो गया 3x² - 1। जी ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, 3 + x दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, x के मान निकालो, जो भी x के मान आएंगे वह इसका प्रांत हो जाएगा, वह इसका डोमेन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो ये हो गया 3x², ये x इधर आ गया तो ये हो गया ऋण -x, और इधर पे 3 भी आ गया तो -1 - 3 = 0। तो कुल मिला के 3x² - x - 4 = क्या हो गया, 0। तो यहां पर जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, आप इसको सॉल्व कर लो, इसका हल निकाल लो, x के जो दो मान मिलेंगे वही इसका प्रांत हो जाएगा या प्रांत के अवयव हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। 3x², ये हो जाएगा -4x + 3x - 4 = 0। यहां पर से देखा जाए तो ये x आ गया तो आ गया 3x - 4, यहां से कुछ नहीं आ रहा है, 1 आ गया तो क्या हो गया 3x - 4। तो यहां पर कुल मिला के दो फैक्टर बना, एक बना x + 1 का, दूसरा बना 3x - 4 का, = 0 किया। x + 1 को 0 करके और 3x - 4 को 0 करके x के दो मान निकाले, एक मान आया इसका ऋण 1 और दूसरा मान आ गया इसका 4/3। तो x के ये दो मानों के लिए ही यह फलन आपस में बराबर होंगे। तो x के यही दो मान इसके प्रांत कहलाएंगे, इसका डोमेन कहलाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहां पर x की यही दो मान परिभाषित है, ट्रू है, तो इसका मतलब हम ऑप्शन ए को चुनेंगे, क्योंकि ये तो इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया। इंटरवल नहीं लेना है हमें, सिर्फ ये दो मानों को लेना है। तो इसमें हर एक ब्रैकेट का एक प्रॉपर यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए एक बार चेक करके बता दो, सबको क्लियर है क्या, कोई डाउट तो फिर पूछ लो। ठीक है, डन। तो फिर एक बार चैट में लिख के बताते जाओ मुझे, ताकि क्लियर रहे कि भाई आप लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपरली पहुंच रही है और आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार क्लियर तो मुझे बता दो जल्दी से। यस, ओके चलो आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको जो सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख के बताओ, दिख रहा है ना सबको। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा रिस्पॉन्स लेट से आ रहा है। यस करेक्ट, थोड़ा सा शायद टाइम लैग हो चुका है, आई डोंट नो, बट ठीक है चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो प्रश्न आपको सामने दिख रहा है ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में जो प्रांत, जो कि अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, प्रांत और परास मतलब कि डोमेन और रेंज पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया है। और कौन से फंक्शन पे आधारित है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि भाई इस पे आधारित क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। तो कैसे बनेगा ये प्रश्न, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले चीज तो एक ये बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पिछली बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका मान हमेशा एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो पिछली क्लास देख लेना एक बार अगर आपको ध्यान ना हो तो। अब कैसे बनेगा, देखो यहां पर दिया है भाई x का मान 0 या 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर मान लो मैं x का मान यहां पर 0 डाल देता हूं, x का मान यहां पर मैं 0 डाल देता हूं, 0 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। न्यूमरेटर में x की जगह 0 डालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, e⁻0, ऐसा कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा +1, मतलब ऊपर में 1 आएगा, नीचे में भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं x का मान 1 डालता हूं, x का मान 0 डालने पे हुआ है, x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, x का मान यदि मैं 1 डालता हूं, 1 डालूंगा तो देखो न्यूमरेटर में हो जाएगा e⁻1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + 1, ऐसा कुछ होगा। अब e जो होता है ना उसका मान कितना होता है, 2.7 के आसपास होता है, तकरीबन 2.7 और कुछ कुछ आता है, डिवाइडेड बाय 1 धन 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब एक चीज तो साफ तौर पे दिख रही कि ऊपर वाले का जो मान है वो नीचे वाले से ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं e⁻x का जो मान होगा
वो बड़ा होगा या बराबर होगा, किसके बड़ा या बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के इससे बड़ा होगा या फिर क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो e रेज टू पावर x का मान है ये लेस देन क्या लेंगे हम, लेस देन ले लेंगे हम इन्फिनिटी, मतलब इसका मान इन्फिनिटी से छोटा लेकिन इससे क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, इसका परास निकालना है, इसका रेंज निकालना है, मतलब हमें इसका मान चाहिए या ये बोल सकते हैं y का मान चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए हम ये वाला फलन बनाते हैं इस इनइक्वालिटी से। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे भाग दे देना पड़ेगा। मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x धन 1 जो दिख रहा है आपको, आप उससे पूरी इस असमीका को, इस इनइक्वालिटी को भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो ये कुछ इस प्रकार की असमीका बनेगी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला पूरा कट गया तो यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया। यहां पर इसका मान तो भाई इंफिनिटी के बटे में कुछ भी आएगा, इंफिनिटी ही होगा। और यहां पर ये बीच वाला जो पूरा का पूरा फलन है वो किसका मान हो गया, y का मान हो गया। मतलब y का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, इंफिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा। तो देख लो साफ तौर पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर 1 इंक्लूड हो रहा है और इंफिनिटी तो नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो, क्लियर तो बता दो। ओके डन, साउंड क्लियर है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 तक सबको क्लियर, एक बार चेक करके बता दो, तो फिर हम आगे बढ़े हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते, चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो आज का 7वां प्रश्न है वो दरअसल सेट ए 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा का 5वां प्रश्न है, सेट ए का, ध्यान देना, ठीक है। ये भी देखो, ये प्रश्न भी देखो किस टाइप का है, ठीक है। 6 का बी लिख रहे हो, हाँ ठीक है, 6 का बी करेक्ट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या लिखा है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय ए आर बी। अब देखो रिलेशन के बारे में पिछली क्लास में मैंने कुछ बताया था, रिलेशन सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं, मान लो हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, सेट बी है जिसके एलिमेंट है मान लो 1 कॉमा 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में तो कुल मिला के 4 अवयव बनेंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, A1 A2 B1 B2 ऐसा कुछ हो जाएगा, B1 B2 ये सारे हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में इसमें से कुछ चुनिंदा ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं, जैसे कि A,1 आ जाएगा और B,2 आ जाएगा, मान लो इस प्रकार से कुछ होता है। तो यहां पर इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, रिलेशन आर जो है, जो जिसके एलिमेंट ऐसे कुछ है ए आर बी। अब ये ए आर बी का मतलब क्या समझना है, ए आर बी मतलब ए रिलेटेड है बी से इस रिलेशन में, तो रिलेशन आर जो है उसका कुछ एलिमेंट होगा जिसमें ए कॉमा बी आएगा, ऐसा कुछ वो बताना चाह रहा है, ठीक है। एंड ए एंड बी आर नाइदर इवन नॉर ऑड, ए और बी ना ही इवन है, मतलब ना ही सम है और ना ही विषम है। तो ये बोलना चाह रहा है ये ए कॉमा बी वाले अवयव तब इस रिलेशन के भाग में आएंगे, तब रिलेटेड होंगे जब ना ही वो सम हो और ना ही वो विषम हो, उस स्थिति में ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये किस प्रकार का रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, किस प्रकार का होगा आपको बताना है। तो चलिए इसको समझाने के लिए ना पहले मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एक बार छोटा सा डिटेल में आपको बता देता हूं क्या होता है ये, ठीक है। मान लो यदि कोई एक रिलेशन आर है ना, ये कोई सेट ए से सेट ए में परिभाषित है। यदि मान लो सेट ए के अवयव कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। इस रिलेशन आर में यदि ऐसा हो जाए कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट ए बी सी जितने भी एलिमेंट है सभी का रिफ्लेक्स आ जाए, सभी का रिफ्लेक्स मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन क्या है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य है। अब इस स्थिति में देखते हैं क्या यह स्वतुल्य होगा, तो यहां पर यह बोलना चाह रहा है कि कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी इस रिलेशन में तब आएगा, या इस रिलेशन आर का, इस संबंध आर का अवयव तब होगा जब क्या बोल रहे हैं, हाँ, इफ ए एंड बी बोथ आर नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब कि जब ए और बी ये दोनों सम नहीं होने चाहिए और दोनों विषम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ
कि 1,2 तो रिलेशन में होगा, क्योंकि 1 विषम संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं हो सकता। ध्यान से समझना, 1,1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं होंगी, और इस स्थिति के अनुसार दोनों सम संख्याएं या दोनों विषम संख्याएं अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो वो उस रिलेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब एक चीज तो साफ हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव मतलब कि स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक का हिंदी अनुवाद देख लो क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है? सम्मित का मतलब ये होता है कि यदि मान लो ए, इसी एग्जांपल को देखते हैं ना, मान लो इसी रिलेशन को देखते हैं। यदि मान लो इस रिलेशन में ए कॉमा बी उस रिलेशन का अवयव है, और यदि आपको ऐसा मिले कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है, ध्यान से समझना, यदि ए बी है और बी ए दोनों है, दोनों इसमें है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे संबंध को सम्मित संबंध या फिर सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो 1,2 रिलेशन में है, तो क्या 2,1 रिलेशन में आएगा? क्या 2,1 हो सकता है? तो भाई रिलेशन की कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये दोनों ना ही इवन होने चाहिए, ये दोनों ना ही ऑड होना चाहिए। तो 1 और 2 ये ऑड और इवन है, 2 और 1 ये भी ऑड और इवन है। मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा वाला भी होगा, परिभाषित होगा। इसका मतलब ऑड और इवन वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है तो हमेशा 1 2 होने पे 2 1 आएगा, इवन ऑड होने पे ऑड इवन आएगा। ये चीज होगा, मतलब यह संबंध सिमेट्रिक मतलब कि सम्मित संबंध होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है समझना। ट्रांजिटिव तब बोलते हैं जब ऐसी स्थिति बने, यदि ए कॉमा बी यह संबंध में आ रहा है, रिलेटेड है, रिलेशन में है, यदि बी कॉमा सी रिलेशन में आ रहा है, रिलेटेड है, और इसके बाद यदि ऐसा प्रतीत हो कि भाई ए बी है, बी सी है, और उस स्थिति में यदि ए सी भी उस रिलेशन का अवयव बन जाए, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव का हिंदी अनुवाद क्या होता है? ट्रांजिटिव का हिंदी अनुवाद होता है संक्रमक। तो ऐसे संबंध को संक्रमक संबंध कहते हैं। तो चलो देखते हैं यहां पर होगा कि नहीं। तो पहले हम ये देखते हैं भाई 1,2 रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो रिलेशन की कंडीशन क्या है? दोनों इवन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑड नहीं होना चाहिए। एक इवन एक ऑड मतलब रिलेटेड होगा। क्या 2,3 रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा देख लो। तो 2,3 एक इवन दूसरा ऑड, ये भी आएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ये दोनों है, इनको हटा दो तो क्या आना चाहिए? 1,3 आना चाहिए। तो एक बार देख के बताओ 1,3 आ सकता है कि नहीं इस संबंध में? तो नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। और यहां पर क्या बोल रहा है कि दोनों ना ही इवन होने चाहिए, दोनों ना ही ऑड होने चाहिए। इसका मतलब यह इस रिलेशन का भाग नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला है कि ये सिर्फ कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, गलत हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, गलत हो गया। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है सामने, देखो ध्यान देना। तो अगला प्रश्न सामने आपको बाइनरी ऑपरेशन पे आधारित दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक बार देख लेते हैं। चलो ये हमने पिछला किया था 6, ये वाला हमने किया 7, और ये हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 2019 की परीक्षा का एक और प्रश्न बाइनरी ऑपरेशन पे आधारित, मतलब कि द्विधारी संक्रियाओं पर आधारित। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही, और इस आंसर को बस जो है ना क्वेश्चन नंबर के साथ भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले अगर रिस्पांस थोड़ा लेट से आ रहा है तो। ठीक है, और मैंने बार बार कहा है इसे आप एक अपना मॉक टेस्ट समझिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले बहुत सारी क्लासेस में ये सारी चीजें कवर अप की है, सारे बेसिक कंसेप्ट किए हैं, हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को एज अ टेस्ट लीजिए इस लाइव क्लास को, और चेक कीजिए, अपना असेसमेंट कीजिए, आपके कितने सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न में क्या लिखा है, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट। तो विभिन्न द्विधारी संक्रियाएं किसी सेट पे आधारित है।
तो उनके आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि तत्समक अवयव के बारे में इनमें से कौन सी कंडीशन, कौन सा वचन, कौन सा वाक्य सही होगा। तो क्या होता है द्विधारी संक्रियाएं समझना। मैं यहां पर बताता हूं, जैसे एडिशन, जोड़ना, योग करना, ये एक द्विधारी संक्रिया है। अगर मान लो मैं कोई दो इंटीजर्स के पेयर पे, अच्छा ये कब अप्लाई होता है, देखो z क्रॉस z मतलब ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होता है। एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, और आपको एक सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे एडिशन, जैसे मैंने लिखा 5+2, 5+2 तो कितना आ गया 7। तो ये दो इंटीजर पे हुआ ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी इसलिए दो पे लगता ऑपरेशन, रिजल्ट मिलता है 1। तो ये हो गया एडिशन, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब एडिशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसका तत्समक अवयव क्या होगा। तत्समक अवयव मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि मुझे यही नंबर मिल जाए। तो क्या जोड़ने पे मुझे 5 मिलेगा, तो 0 जोड़ने पे 5 मिलेगा। मतलब 0 जो है वो एडिशन, इस बाइनरी ऑपरेशन का, इस द्विधारी संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से माइनस मतलब घटाने का इन्हीं सेट पे अगर देखा जाए तो घटाने का, यदि कोई दो फलनों को, कोई दो नंबरों को घटाया जा रहा है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव क्या होगा। तो ध्यान से देखना, 5 में से क्या घटाएंगे कि मुझे 5 मिल जाएगा, तो क्या है 0। तो 0 जो हो गया वो इसका, इस घटाने का भी, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक ऑपरेशन का भी, ठीक है, माइनस का भी, ये उसका भी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तो 0 इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। वहीं अगर मैं गुणा की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो 5 में किस चीज का गुणा किया जाए कि हमें 5 मिलेगा, तो उसका सही जवाब क्या है, 1। मतलब 1 जो हो गया, 1 जो हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि तत्समक अवयव की जानकारी हो गई कि किसे कहते हैं। अब इन कथनों को देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट may have सेम आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या सेम आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो यहां पर हमने देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो अलग बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। कैन नॉट हैव सेम आइडेंटिटी एलिमेंट, तो भाई ये तो गलत है सरासर, अभी हमने देख लिया, हो सकता है, ठीक है। मे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां पर भी देख लो, ये दोनों अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ये भी सही हो गया। तो कुल मिला के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, मतलब ए एंड सी आर करेक्ट। एक बार चेक कर लेना और बताना क्या ये समझ में आया। ये अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, तो आप चैट में प्लीज लिख के बताइए क्वेश्चन नंबर 8 डन, समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यस, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न आप सामने देख रहे हैं, ये 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और अब यहां से फलन का 1-1 और ऑन टू वाला कंसेप्ट चालू होता है। 1-1 जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और यदि कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू दोनों होता है तो उसे बाइजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में 1-1 का मतलब एक एक और ऑन टू का मतलब आच्छादित होता है। अब क्या होता है ये 1-1 और ऑन टू, समझ लो इधर पे ध्यान से, ठीक है। यदि फलन के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है, एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन होता है, ठीक है। उस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है पहले समझना। किन संबंधों को फलन कहा जाता है, उसकी कंडीशन है, मान लेते हैं यदि ए से बी के बीच में कोई एक संबंध स्थापित है, कोई एक रिलेशन बन रहा है ए से बी के बीच में, यदि ए के सारे अवयव के इमेजेस आपको मिले, यदि ए के सारे अवयव बी के किसी ना किसी अवयव से रिलेटेड है और सभी का एक ही इमेज है, जैसे ए, ये मान लो 1 2 3, 1 की इमेज आ रही है ए, 2 की इमेज आ रही है बी, 3 की इमेज आ रही है सी, सबकी एक ही इमेज है, तो ऐसी स्थिति में हम ये बोलेंगे कि यह संबंध एक फलन है, यह रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। अगर मान लो कोई एक और एलिमेंट ऑफ 4, उसकी कोई इमेज नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। यदि कोई और एलिमेंट ऑफ 5, उसकी कोई इमेज नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। समझ में? पहली कंडीशन सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 3 की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती, 3 की इमेज एक सी और एक 3 की इमेज डी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बोलता हूं ना, इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका मोबाइल का कोई बटन है,
वो फंक्शन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर उसमें बटन को दबा रहे हो मतलब इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट नहीं आया, यदि इस एलिमेंट के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला तो ये फंक्शन नहीं है, वो बटन का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। या तो उस बटन को दबाने पे अलग अलग तरह के आउटपुट आ रहे हैं तो भी वो फंक्शन नहीं है। तो पहली चीज तो ये फंक्शन है या नहीं वो कैसे पहचानना, ठीक है। दूसरी चीज ये तो देखो 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, ये होता है 1 1। क्या होता है कई बार जैसे मान लो 4 की इमेज भी सी आ गई, 3 की इमेज भी सी आ गई, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन तो होगा लेकिन ये 1 1 फंक्शन मतलब एक एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, एक एक फलन नहीं कहलाएगा। इसे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। मैनी वन फंक्शन क्योंकि मैनी इनपुट है सेम आउटपुट, बहुत सारे इनपुट का सेम आउटपुट है। तो यहां पर 1 1 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऑन टू क्या होता है, तो देखो ऑन टू बताता हूं। ऑन टू ये होता है कि मान लो ये सेट बी है ना, जैसे सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के वो एलिमेंट जो इमेजेस में आते हैं उसको रेंज बोलते हैं, है ना। और अगर मान लो ये डी ई एफ और भी कुछ एलिमेंट आ गए, यदि उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं कहलाएगा। ऑन टू होने की कंडीशन, ऑन टू मतलब आच्छादित होने की कंडीशन क्या है, इसके सेट बी के सारे एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, आच्छादित होगा। अब देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं और कुछ तरीके बताता हूं 1 1 और ऑन टू को पता करने के। जैसे कि पहले मैं एक छोटा सा मॉड एक्स वाला, मॉड एक्स मतलब मॉडुलस फंक्शन का एक एग्जांपल लेता हूं। मॉडुलस फंक्शन, अब आपको अगर यदि ये पूछता कि भाई बताओ मॉडुलस फंक्शन जो है यदि वो रियल से रियल में परिभाषित है तो ये बताओ वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। 1 1 है कि नहीं है तो आप कैसे पता करोगे, देखो मॉड 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, मॉड -2 की वैल्यू कितनी होती है 2, मतलब अलग अलग इमेज इनपुट दे रहे हो लेकिन आउटपुट सेम मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 नहीं कहा जाता। ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर, एक इस तरह की रेखा को, हॉरिजॉन्टल लाइन को यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ घुमा रहे हो और यदि वो फलन के ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे, 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है तो आपका फलन 1 1 नहीं होगा। जैसे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहां घुमाया, देखो 2 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया मतलब ये 1 1 नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो 1 1 को पहचानने का तरीका ये कंसेप्ट है ग्राफ के थ्रू यदि आप देखते हैं तो, ठीक है। ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू मतलब कि जैसे यहां पर कैपिटल आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर मतलब कि इधर पे ना ये डोमेन में सारे रियल नंबर है, रेंज में ये को डोमेन में भी सारे रियल नंबर है। अब यहां पर अगर देखें मॉडुलस फंक्शन का जो मान है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर 3 2 1 0 ये सारे नंबर आएंगे। क्या -1 -2 -3 क्या कभी मॉडुलस फंक्शन का मान नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब क्या इसकी कोई प्री इमेज होगी? नहीं होगी। मतलब इन सारे अवयवों के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस फलन को हम ऑन टू नहीं कहेंगे, ठीक है। समझ गए ना ये चीज? अब देखो कई बार क्या होता है ना, यहां पर ऐसा लगा देगा, ये लगा देगा आर प्लस, इधर पे भी लगा देगा आर प्लस, और अब पूछेगा ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो भाई अगर यहाँ प्लस लग गया ना, एक छोटा सा साइन बदल गया ना, तो ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। कैसे समझना, अब अगर यहाँ पर प्लस लग गया मतलब कि आपके फंक्शन में ये वाला हिस्सा हट गया, ये वाला हिस्सा हट गया, कहां से आएगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर आ जाएगा इसका डोमेन। समझ गए कि नहीं? तो यहां से यहां तक में तो भाई ये 1 1 हो गया क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह पे कट कर रही है, ठीक है। यहां पर यदि आर प्लस लगा दिया तो ये वाले मान हट गए, इसमें 0 1 2 3 4 है, इसमें सारे रियल नंबर आएंगे, उस सबकी प्री इमेज होगी यहां पर। मतलब कि अगर ये छोटा सा चीज बदल जाता है तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों बन जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं लगा हुआ है तो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। समझ गया ना ये चीज? एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट समझना। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो ही उस फंक्शन का उस फलन का इनवर्स निकाला जा सकता है, वह फलन इन्वर्टेबल होता है। यदि वो बाइजेक्टिव नहीं है मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब ये सारी बेसिक चीजें हो गई। अब आते इस प्रश्न में, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर आपका जो फंक्शन है, जो फलन है, उसका मान क्या है, उसका मान है आर से लेके आर। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। जो आपका फलन है एफ ऑफ एक्स है, उसका मान क्या है, उसका मान है यहां पर भाई कॉस एक्स।
उसका मान है यहाँ पर cos x। तो देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है भाई, ये बताओ मुझे f ऑफ 0 का मान कितना होगा, f ऑफ 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान कितना होता है 1। f ऑफ 2 पाई का मान कितना होगा, cos 2 पाई का मान कितना होगा, cos 2 पाई का मान भी होता है 1। cos 4 पाई का मान कितना होगा, 4 पाई का मान कितना होगा, वो भी होगा 1। तो भाई 0 पे भी आउटपुट 1, 2 पाई पे भी आउटपुट 1, 4 पाई पे भी आउटपुट 1, सभी पे सेम आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया मैनी वन। ये 1 1 नहीं होगा। ये देखो इस प्रकार से देखो, ये रियल नंबर का सेट, ये रियल नंबर का सेट। 0 की इमेज कितनी आई 1, 2 पाई की इमेज कितनी आई 1, 4 पाई की इमेज कितनी आई 1। तो सभी के लिए सेम इमेज मिल रही है, तो क्या ये 1 1 होगा, नहीं, ये कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन होगा। क्या ये क्लियर हो गया, एक एक नहीं होगा। ग्राफ से समझना है, चलो ग्राफ से देख लो। देखो ग्राफ बनाया हमने, यहां पर ये कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, देखो कॉस का ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ऐसा बनता है कॉस का ग्राफ, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर बताना, ठीक है। ओके चलो इधर पे ध्यान देना। नहीं, मैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ और किसी पे मैंने नहीं पढ़ाया है ना। मैं सिर्फ राजपूत ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। आपके जो डाउट्स है अभी पहले पढ़ाई से रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेते, फिर बाकी और जो भी चीजें पूछनी क्लास के एंड में आप लोग पूछ लेना आराम से। ग्राफ से समझो, अगर मान लो ये कॉस का ग्राफ हो गया, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से ऊपर घुमाता हूं, तो घुमाने पे क्या होगा, देखो ये लाइन एक से अधिक बिंदुओं पे इसे कट करेगी और एक से अधिक बिंदुओं पे कट करेगी, मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। समझ में आई ये चीज, मैनी वन फंक्शन का दूसरे तरीके से भी आपको समझा दिया, मल्टीपल तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। 1 1 नहीं है। अब ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं, उसका कोडोमेन देखते हैं, मतलब ये वाला भाग देते हैं। यहां पर क्या लिखा है, रियल नंबर लिखा है। तो भाई हमें पता है कि cos x का जो मान है वो किसके बीच में आता है, -1 से +1 के बीच में आता है। मतलब इसकी जो इमेज होगी -1 से +1 के बीच में होगी। क्या कभी cos x का मान 2 हो सकता है, cos x का मान 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 की कोई प्री इमेज होगी क्या, नहीं होगी। नहीं होगी मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये आच्छादित नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया। तो ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ना एक एक ना ही आच्छादित, ठीक है। अब मैं जो आपसे बोल रहा था कि भाई आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक कंसेप्ट बताया कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, एक एक होगा, आच्छादित होगा, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव है तो भी उस फंक्शन का इनवर्स निकलता है और इन्वर्टेबल होता है। इसका मतलब कॉस वाला फंक्शन अभी इस सिचुएशन में बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब इनवर्स नहीं निकल सकता, मतलब कॉस इनवर्स वैलिड नहीं होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ते हैं ना, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स पढ़ते हैं। तो जब ये इन्वर्टेबल नहीं है तो फिर इसका इनवर्स क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, हम उसका डोमेन और रेंज पढ़ते हैं। तो याद करो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या लिया जाता है, कॉस इनवर्स का डोमेन लिया जाता है 0 से लेके पाई। मतलब हम कॉस को इस पूरे इंटरवल में परिभाषित नहीं करते हैं, हम सिर्फ कौन से इंटरवल में परिभाषित करते हैं, 0 से लेके पाई तक, मतलब इतने ही हिस्से पे लेते हैं कॉस का मान। समझ गए ना, क्योंकि यहां पर देखो वो 1 1 हो जाएगा। और उसका रेंज क्या लेते हैं, तो रेंज अगर आपको याद होगा, कॉस का रेंज क्या लिया जाता है, कॉस का रेंज लेते हैं हम -1 से लेके +1। -1 से +1 अगर उसका रेंज ले लोगे, सॉरी रेंज बोल रहा हूं, कोडोमेन ले लोगे, मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, तो उस स्थिति में ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो हम इसे 1 1 और ऑन टू बनाते हैं उसका डोमेन और रेंज डिफाइन करके, उसके बाद वो इन्वर्टेबल हो जाता है। समझ में आई ये चीज। तो डोमेन और रेंज डिसाइड करता है कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं। समझ में आई ये चीज। देखो इसको ना बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, ये अच्छा कंसेप्ट है, और ये अगर हो गया तो ऐसे क्वेश्चन एकदम फटाक से बनते हैं। और वो कंसेप्ट मैंने पूरी रिकॉर्डिंग में अच्छे डिटेल में समझाया, जो मेरी पिछली रिकॉर्डिंग है। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्विक में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कई लोग नए हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर आया भाई, नंबरिंग भूल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 पे थे, फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और फिर अब ये वाला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलो यहाँ पर ध्यान देना क्या होगा इसका आंसर बताना, ठीक है। तो
अभी हमने ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ा था ना। एक और आगे इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध। क्या होता है? यदि कोई फलन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो ऐसे फलन को इक्विवेलेंस, ऐसे फलन बोल रहा हूं, संबंध को, ऐसे संबंध को इक्विवेलेंस संबंध, स्वतुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ध्यान में रखना, रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब a, a दोनों आए उस संबंध में। सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी है और बी ए बी है, तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी ये भी उस संबंध में आ जाए तो ट्रांजिटिव होता है। अब इस संबंध को देखो, बताओ किस तरीके का है। तो यहां पर R एक रिलेशन परिभाषित किया गया है। किस पे परिभाषित किया गया है? सेट n पे। भाई ये n क्या है? n होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। डिफाइंड लाइक दिस, तो यहां पर ये इस प्रकार से परिभाषित है। ये रिलेशन R है जिसमें n और m, उस n और m, ये ऐसा लिखना मैं ज्यादा बेहतर प्रेफर करता हूं, n, m इस प्रकार से। n, m इस रिलेशन के अवयव है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और यहां पर ये बोल रहा है n डिवाइड्स m, मतलब कि ये n, m इस रिलेशन में होंगे। कब होंगे? जब n m को डिवाइड कर सके तब। जब n m को डिवाइड कर सके तब। तो एक बात बताओ, क्या 1, 1 रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? क्या 1, 1 को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या 2, 2 रिलेशन में होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि 2, 2 को डिवाइड कर सकता है, 3, 3 को डिवाइड कर सकता है, 4, 4 को डिवाइड कर सकता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये सारे के सारे आ रहे हैं। मतलब कि ये वाली कंडीशन है, a, a रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, मतलब कि यह फलन, यह संबंध जो है वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलो अब जल्दी सिमेट्रिक का बताओ, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? थोड़ा चेक करो, बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूं, तब तक बताओ। हाँ, तो क्या है आपका जवाब? सिमेट्रिक है कि नहीं? चलो देखते हैं एग्जांपल क्या लिया। मान लेते हैं 1, 2 रिलेशन में है, मतलब 1, 2 को डिवाइड कर सकता है। हाँ कर सकता है, होगा ये रिलेशन में। क्या 2, 1 रिलेशन में होगा कि नहीं? बताओ, क्या 2, 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 1, 2 है, लेकिन 2, 1 यहां पर नहीं है। 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा सिमेट्रिक। ठीक है, आखिरी चीज पे आते हैं, ट्रांजिटिव। तो चलो देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है? अगर मान लो कुछ इस प्रकार का मैं ले रहा हूं, देखो 2,4 रिलेशन में है, मतलब 4 को 2 डिवाइड कर सकता है। अब 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर देख लो, कोई भी जो मन में आए। 4 से डिवाइड होने वाला 8 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, मान लो वो रिलेशन में। तो क्या ये 16 को 4 डिवाइड कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो मतलब 2,16 भी क्या होगा? उसका एलिमेंट होगा, उसका एलिमेंट होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखो, इसको ना मैं एग्जांपल लेके बताने बोलता हूं, आप चाहो तो मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं चीज बताता हूं। देखो इसको कैसे और दूसरे तरीके से मान लेते हैं, a, b रिलेटेड है, इसका मतलब b को a डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब b a से डिवाइड हो सकता है, तो b इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a होगा। समझ गए? अब यहीं पर लेता हूं, b, c रिलेशन में है, b, c रिलेशन में मतलब c को b डिवाइड कर सकता है, तो c जो है वो m टाइम्स ऑफ b होगा। अब b का मान यहां पर डाल दो, b का मान क्या डालोगे? n इंटू a, तो m इंटू n इंटू a, मतलब c का जो मान है वो m गुणा n गुणा a के बराबर आ गया। मतलब c के फैक्टर में a आ रहा है, मतलब c a से डिवाइड होगा। ये हमेशा के लिए ट्रू होगा। कई बार हमको ये डाउट होता है ना, भाई ये तो इस एग्जाम्पल के लिए ट्रू हुआ, क्या सभी के लिए होगा? हाँ, तो बिल्कुल सभी के लिए। तो इससे क्या पता चला कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? देख लो जल्दी। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कुछ डाउट तो फिर पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यार आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो, टेस्ट है, मैंने बताया इसको टेस्ट मानो जल्दी से। थ्योरी के दुष्यंत, देखिए थ्योरी की क्लासेस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इसमें करवा दी है पूरी, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो में पड़ा हुआ है, आप राजपूत ट्यूटोरियल के ऐप में देख लो, पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा डिटेल में थ्योरी मिल जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे,
वो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा से वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम उसमें काफी ज्यादा लग जाएगा। ओके, चलो लक्ष्मी पटेल जी आप बोल रहे हैं ऑप्शन डी, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? हम ले रहे हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। तो मान लेते हैं कि L जो है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। L जो है सारी सरल रेखाओं का समुच्चय है एक प्लेन में, एक समतल में। रिलेशन R जो है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। यहां पर देखो ऐसा लिखते हैं LRM, आप कई बार ऐसा भी लिख सकते हो L, M बिलोंग्स टू R, L, M ये जो ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है। भाई कब करेगा? तो ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, L इज परपेंडिकुलर टू M, मतलब ये इस रिलेशन में होंगे, संबंध में होंगे, तभी होंगे जब L परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो किसके? M के। समझ में आई ये चीज? ऐसा होगा तभी ये रिलेशन में होगा। अब आपको पूछा है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, A, A रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या L, L रिलेशन में होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? तब होगा भाई जब दोनों परपेंडिकुलर। क्या L खुद के परपेंडिकुलर होगा? कोई रेखा स्वयं के परपेंडिकुलर होती है क्या? नहीं होती, पैरेलल होती है, मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। रिलेशन में नहीं होगा मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक क्या बोलता है कि यदि A और B रिलेशन में है, B और A भी रिलेशन में होने चाहिए। तो अगर L और M रिलेशन में है मतलब कि L लंबवत है M के, तो क्या M भी L के लंबवत माना जाएगा? हाँ बिल्कुल भाई, L M के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो M भी L के परपेंडिकुलर होगा, मतलब M, N ये भी इस रिलेशन में होगा। और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक मतलब कि सममित संबंध, तो यह सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं चेक करो, चेक करो। जैसे मान लेते हैं ये वाली लाइन हो गई L, ये वाली लाइन हो गई M, है ना? तो L जो है वो M के परपेंडिकुलर है, ऐसा लिख रहा हूं मैं, L M के परपेंडिकुलर है, L और M रिलेशन में है। M किसी और के, M N के परपेंडिकुलर है, मान लो ये हो गया N, तो M और N आपस में परपेंडिकुलर हो गए, है ना? तो क्या L और N परपेंडिकुलर होंगी? क्या वो दोनों रिलेशन में होंगे? नहीं, वो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक करो और एक्टिव रहो चैट में, जल्दी फटाफट आंसर बताओ, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये कंपटीशन चल रहा है ये मान लो। क्वेश्चन नंबर 20, चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 20। अगर थ्योरी वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो बी रेडी विद दैट, ऑलरेडी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आपको पूरा शेड्यूल मिल चुका है, उसको फॉलो करो। शेड्यूल को फॉलो करके अगर पूरा एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो जो जो हम कर रहे हैं उस टॉपिक के थ्योरेटिकल पार्ट करके रेडी रहो, और फिर उसके अंदर लाइव टेस्ट, इसको लाइव टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, लाइव सेशन, लाइव क्लास जो भी है, आप इसमें एक स्पीड में बनाओ और देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां क्या लिखा है? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कोई एक फलन, कोई एक फंक्शन परिभाषित है इस प्रकार से, f n से लेके n के बीच में परिभाषित है। f ऑफ n का मान कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आपको बोल रहा है कि ये जो फंक्शन f है ये किस प्रकार का फंक्शन है, किस प्रकार का फलन है। आच्छादी है, एक है, आच्छादी को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं और ऑनटू भी बोलते हैं, ऑनटू भी कहा जाता है इसको। आच्छादी है, एक है, एक का मतलब 1 1 है, ऑनटू है, या बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब एक की आच्छादी दोनों, 1 1 ऑनटू दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब देखो ग्राफिकली तो मैं 1 1 ऑनटू को समझा चुका हूं, अल्जेब्रिकली कैसे पहचानते हैं समझना, इधर पे ध्यान देना। मैं आपको इसका टेस्ट अल्गोरिदम बता रहा हूं, समझना इधर। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, अब समझाता हूं, ठीक है? हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा है, बट फिर भी एक बार यहां पर मैं ब्रीफ दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, शॉर्ट में जितना समझ में आए कैसे पहचानेंगे। आखिरी में क्वेश्चन भी दूंगा, टेस्ट क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, हमेशा ना अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स का जो भी मान दिया है, जैसे यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसा मान लेता हूं 2x + 3 मान लेता हूं, ठीक है? आप क्या करो, आप ना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ऐसा लेके चलो, ऐसा लेके वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। यदि सॉल्व करने के बाद आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए तो उस स्थिति में इस फलन को हम एकाकी फलन कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो देखो यहां पर जैसे देखा जाए, ये आ गया 2x + 3,
है ना, 2x1 प्लस 3, x1 लेंगे ना, यहाँ पर x1 ले रहे, 2x1 प्लस 3, इधर पे क्या आ जाएगा 2x2 प्लस 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दोनों तरफ से 3 और 3 कट जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x2 हो गया। दोनों तरफ से 2 और 2 भी कट गया, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिला, x2 मिला। x1 इज इक्वल टू x2 मिला, मतलब यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति होगी, है ना। n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, n2, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये फंक्शन 1 1 हो गया। मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सी है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए हमें सर्जेक्टिव चेक करना, ऑन टू चेक करना। अब ऑन टू चेक करने का मेथड बताता हूं, समझना। आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लोगे और उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। सॉल्व का मतलब है x का मान निकालोगे। x का मान निकालोगे किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। x का मान निकालोगे y के टर्म्स में, फिर आप y का मान रखोगे कोडोमेन से। कोडोमेन क्या होता है, जैसे यहां पर फंक्शन किस पे परिभाषित है, n से लेके n, तो ये क्या हो गया भाई, इसका कोडोमेन हो गया। मतलब y का मान आप रखोगे कोडोमेन से, मतलब नेचुरल नंबर से, और चेक करोगे कि x का मान जो है उसके डोमेन से आ रहा है कि नहीं। अब डोमेन क्या है, ये उसका डोमेन है, तो x का मान नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। तो देखो समझते हैं, यहां पर मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये ले लिया, है ना। अभी मैं इसको x के टर्म्स में ही लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया। फिर मैंने क्या बोला, x का मान निकालो y के टर्म्स में, तो ये 3 को इधर भेजो, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। फिर 2 को इससे नीचे भेज दो, तो y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। तो हमें x का मान मिल गया y के टर्म्स में। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान रखेंगे। कहां से रखेंगे, y का मान रखेंगे नेचुरल नंबर से, कोडोमेन से, और चेक करेंगे क्या x का मान जो है वो नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं। तो भाई y का मान क्या रखता हूं, चलो 1 रख के देखता हूं। 1 एक नेचुरल नंबर है, कोडोमेन से रख के देखता हूं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2/2। -2/2 मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। -1 आया, तो क्या -1 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब ये वाली चीज ट्रू नहीं हो रही है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देखो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा सॉल्व करने पे y अगर कोडोमेन से रखे तो x डोमेन से आना चाहिए, y का मान अगर इसमें से रखे तो x का मान इसमें से आना चाहिए। नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होगा वो ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव फंक्शन होगा, 1 1 फलन होगा। अगर आपको ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न और देखने, तो मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेता हूं। चलो मुझे बताना 1 1 होगा कि नहीं होगा। एक फलन है, एक फंक्शन है f जो वास्तविक संख्याओं से परिभाषित है, r से लेके r, मतलब उसका डोमेन मतलब कि ये वाला हिस्सा r है, उसका कोडोमेन मतलब ये वाला हिस्सा भी r है। फंक्शन f ऑफ x कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, 2x स्क्वायर प्लस 3। बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए ना स्टार मार्क करके लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर तो है नहीं, तो स्टार वन इसका आंसर क्या होगा, 1 1 होगा या नहीं होगा। पहले 1 1 बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया, मैंने बताया f ऑफ x1 को बराबर करो किसके, f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर करो। अगर ऐसा करेंगे तो 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करने पे यदि x1 बराबर x2 आया तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, नहीं तो ये 1 1 नहीं होगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पर 2x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर मिला, 2 और 2 भी कट गया, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो दो स्थितियां आएंगी, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा या x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x2 आएगा। दोनों ही परिस्थितियां यहाँ पर वैलिड होंगी। क्यों वैलिड होंगी, x1 x2 के मान कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से आ रहे हैं। इसका मतलब यह फंक्शन 1 1 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, 1 1 नहीं होगा। दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, देखो दूसरे तरीके से कैसे समझोगे, यहां ध्यान देना। आप क्या करो, ये वाला जो आपका फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, यहां पर x का मान डालो 1, x का मान डालो 1। अब भाई x का मान 1 डालेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 1 का मान नहीं लेगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, कितना आएगा 2 प्लस 3 हो गया 5, f ऑफ 1 का मान आ गया 5। अब x की जगह -1 डाल दो उसी में, तो क्या हो जाएगा f ऑफ -1 डालोगे 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही होगा ना। तो f ऑफ -1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 की इमेज आ रही है 5, -1 की भी इमेज आ रही है 5।
तो ये क्या है, मैनी वन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। समझ में आया? अब एक छोटा सा चीज सारे आंसर को बदल देगा, ध्यान देना वो छोटी सी चीज क्या है। अगर यहां पर आर प्लस लग जाए, यहां पर आर प्लस लग जाए, आर प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब इस स्थिति में यहां जो दो परिस्थितियां आई थी ना, एक x1 इक्वल टू x2, एक x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये वाली स्थिति नहीं आएगी। x1 इज इक्वल टू x2 सिर्फ यही स्थिति आएगी। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो यहां पर छोटी छोटी चीजें जो प्लस और माइनस का 1 का सिंबल है, पूरे आंसर को बदल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ, अब यहां से ना आव्यू, आव्यू मतलब कि मैट्राइसिस, ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना। मैट्राइसिस नहीं है, ये नहीं है ना, अच्छा इसके थोड़ी देर बाद आने वाला, वो शायद एक दो टॉपिक के बाद आने वाला है, अभी कुछ और टॉपिक्स इसमें बच्चे हैं। तो क्या लिखा है, समुच्चय सेट, सेट ए है जिसमें 3 अवयव है, सेट बी समुच्चय बी जिसमें 4 अवयव है, ए से बी में परिभाषित एकैकी प्रतिचिरणों की संख्या कितनी होगी। अब ये ना एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये आएंगे ना, तो अगर जो पहले से पढ़ा है, जो पूरा कंसेप्ट जानता है, वो फटाफट आंसर कर देगा। ठीक है, यस करेक्ट, नॉट 1 1। मुझे तो आप लोगों का आंसर थोड़ा लेट से आ रहा है, बट ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का नंबर एक बार थोड़ा सा डाल दे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मुझे नंबरिंग थोड़े से आगे पीछे हो गई है ताकि आप लोग का आंसर मैं मैच कर पाऊँ। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 20 मान लेता हूँ। ठीक है, जो भी ऑर्डर चल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20 मान लेता हूँ। ठीक है, 20 का आंसर देके बताओ, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। किसने किसने अच्छे से तैयारी की है, पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहा है अच्छे से तैयारी, जल्दी से आंसर बताओ 20 का क्या होगा। मैं तब तक यहां पर समझा रहा हूं क्या है। सेट ए हैज 3 एलिमेंट, चलो मान लेते हैं ये सेट ए हो गया। सेट ए में 3 अवयव है, 1 2 3। सेट बी हैज 4 एलिमेंट, सेट बी में 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, है ना। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मतलब 1 1 या एकैकी प्रतिचिरणों, मैपिंग फंक्शन का एक और नाम मैपिंग भी होती है, प्रतिचित्रण भी होता है। 1 1 मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने 1 1 की मैपिंग हो सकती है। मतलब मैं ये बताना चलो, जैसे ऐसा हो गया, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, एक हो गया। और क्या हो सकता है, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, 2 हो गया। ऐसा कितना हो सकता है, हो सकता है इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, 3 हो गया। ऐसे कितने 1 1 मैपिंग हो सकते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो उसका ट्रिक समझो, एकदम जबरदस्त है। यहां पर ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद है ना, परम्यूटेशन अगर आपको याद होगा, अगर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, उसको जमाना है और कितने अवयवों को एक बार में लेना है n, तो हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन लगाते हैं, क्रमचय लगाते हैं ना। तो उसको कैसे जमा सकते हैं, m-p-n, इस प्रकार से जमा सकते हैं। तो यहां पर कुल मिला के हमारे पास m क्या है, m मतलब खाली जगह, कितनी खाली जगह, 4 खाली जगह है। तो m का मान हो गया यहाँ पर 4, लेकिन इन खाली जगहों को भरने के लिए कितने अवयवों की जरूरत है, तो 3, तो n का मान हो गया 3। तो यहाँ पर कितना हो पाएगा, इसका क्रमचय कितना बनेगा, परम्यूटेशन क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 4p3। 4p3 का मान कैसे निकलता है, तो देखो mp, इसको ऐसा पढ़ते थे एक्चुअली, npr ऐसा पढ़ते थे, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर 4p3 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के ये 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसा हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है, एक बार देख लेना। बिल्कुल सही शशि, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक मुझे एक ही सही जवाब मिला, क्या हो रहा है भाई, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो यहां पर m हो, यहां पर n हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ध्यान में रखना, m-p-n लगेगा, सीधा फॉर्मूला नोट पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिख रहा है, एक फलन f है जो r से r में परिभाषित है। f ऑफ x का मान जो है, r से r मतलब समझ रहे हो, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, ये है डोमेन, ये क्या है, कोडोमेन, समझ गए ना जी। एक और फलन है जिसका मान ये कुछ इस प्रकार है, ये बहुत आसान सा कंपोजिट फंक्शन का मैंने क्वेश्चन दिया। एफ ओ जी का मान निकालना है, एफ ओ जी, फॉग, फॉग भाई और कुछ नहीं, फॉग ये और कुछ नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है, समझ गए ना। तो जी ऑफ एक्स का मान क्या है, देख लो, जी ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ और इधर पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया।
भाई एफ ऑफ एक्स में साइन एक्स आता है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका मान होगा साइन एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, आर से आर में परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स का मान कुछ इस प्रकार दिया गया है, एफ इनवर्स इसका व्युत्क्रम निकालना है ना। देखो व्युत्क्रम इनवर्स, इनवर्स कभी भी कोई फंक्शन कब इन्वर्टेबल होता है, जब 1 1 हो और ऑन टू हो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नोट करते जाना फटाफट अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, डिटेल वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में, बट अगर आप अभी देख रहे हो तो देखते चलो, नोट पॉइंट याद करते चलो। इनवर्स तभी निकलता है जब 1 1 ऑन टू दोनों हो तब, है ना। अब आ जाते हैं भाई, ये फंक्शन है, ठीक है, अब इन्वर्टेबल होगा तभी वो एफ इनवर्स निकालने बोल रहा है। कैसे निकालना, मेथड समझना। मेथड है जो ऑन टू का तरीका बताया था ना, क्या बताया था, y इक्वल टू क्या करो, एफ ऑफ एक्स करो। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब यहां पर आ गया 3x माइनस 4, फिर सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब x का मान निकालो, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। कैसे निकलेगा, यहां -4 को उठा के इधर फेंको तो ये हो गया y प्लस 4 इक्वल टू 3x, 3 को डाल दो नीचे तो x का मान कितना आ गया, y प्लस 4 बटे 3, ये आ गया। ये जो x का मान आया, x इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, ये आया ना। अब आप कुछ नहीं करो, आप क्या करो, जो x है ना, जो x है उसको रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से। तो ये हो गया f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, ये उसका इनवर्स हो जाएगा। भाई आपको ये लग रहा है सर ये तो f इनवर्स ऑफ x पूछा था, हम तो f इनवर्स ऑफ y निकाल लिए, क्या फर्क पड़ता है, y की जगह x लिख दो, f इनवर्स x आ गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। कुछ नहीं, ये तो वेरिएबल ही है ना, नाम बदल दो उसका, हो गया खत्म। तो f इनवर्स ऑफ x का मान कितना आ गया, x प्लस 4 अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दैट्स इट। क्या ये क्लियर, ओके बिल्कुल सही दुष्यंत, आपका भी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो ये वाला प्रश्न, क्या नंबर दे भाई इसको, 21 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भले ही यहां पर 17 लिखा है, ये 17 क्या है, ये 17 है 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 छत्तीसगढ़ में जो कराई गई थी, उसका सेट ए का क्वेश्चन नंबर 17 था। और क्या क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, चलो देखो एक बार, ऐसा क्वेश्चन क्या हमने किया है कि नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा, है ना। लिखा है लेट आर बी द रियल लाइन, आर क्या है, रियल लाइन, ठीक है, रियल नंबर लाइन। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ प्लेन आर क्रॉस आर। अब ये ना एक बहुत अच्छी चीज इसने बोला, देखो समझना है क्या बोला, ठीक है। आर जो है एक रियल लाइन है, तो ये एक रियल नंबर लाइन हो गई, एक और रियल नंबर लाइन बना दो, ये वाली रियल नंबर लाइन। ये दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आर क्रॉस होगा, आर होगा, तो भाई इसमें बहुत सारे पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट, आर क्रॉस आर मतलब ऑर्डर्ड पेयर, क्या आएगा, बहुत सारे पॉइंट उस प्लेन में, मतलब पूरे का पूरा प्लेन आ गया, इसीलिए उसने प्लेन वर्ड यूज किया, प्लेन आर क्रॉस आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार से परिभाषित है कि इसमें जो सेट एक्स है, ये जो सेट एस है ना, सेट एस जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, उसमें एक्स कॉमा वाई आ रहा है। दूसरा सेट टी जो है ना, वो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जिसमें एक्स कॉमा वाई आ रहा है ना। अब यहां पर एक्स और वाई कैसे परिभाषित है वो बता रहा है, कैसे रिलेटेड है वो बता रहा है, यहां पर भी वही चीज बता रहा है। यहां बोल रहा है एक्स का मान 0 से 2 के बीच में होगा, यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। अब आपको पूछ रहा है कि बताओ भाई ये किस तरह का रिलेशन होगा, रिलेशन किस तरीके का होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलो कोशिश करो एक बार, बताओ क्या होगा। चलो आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं ये प्रश्न, जल्दी से मुझे चैट में एक बार उत्तर बताओ, इसका सही जवाब इनमें से कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या होगा। चलो किसी का कोई आंसर आ रहा है या मैं समझाऊं, चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। इधर ध्यान देना, सबसे पहले हम रिलेशन एस पे आते हैं ना, रिलेशन एस पे आते हैं। तो एस में एक्स कॉमा वाई आएंगे, ठीक है, और यहां पर बोल रहा है वाई जो है उसका मान एक्स प्लस 1 है, ठीक है।
अब सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जो S है ना वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव के लिए A कॉमा A रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या इस रिलेशन में 1,1 आएगा? क्या 1,1 इस रिलेशन S से बिलोंग करेगा, इस सेट S से बिलोंग करेगा या नहीं? तो यहां पर देखो भाई, ये बोलता है कि y का मान x से एक अधिक होना चाहिए। मतलब यदि मैं x का मान 1 लूं तो y का मान 2 आना चाहिए। तो x का मान 1 और y का मान 1 नहीं आ सकता। मतलब कि यह संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब इक्विवेलेंस नहीं है। और इसका मतलब देखो कौन सा ऑप्शन, बोथ एस एंड टी आर इक्विवेलेंस, तो ये ऑप्शन तो कट गया, इक्विवेलेंस नहीं होगा। एस इज इक्विवेलेंस, ये ऑप्शन भी कट गया। फिर क्या बोलता है, टी इज इक्विवेलेंस बट आर इज नॉट इक्विवेलेंस। तो आर तो इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। सॉरी आर नहीं, क्या बोल रहा है, एस, बट टी इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट एस इज नॉट, एस इज नॉट, हाँ ठीक है, ये चीज सही बोल रहा है। यहां पर भी बोल रहा है एस नहीं है, तो ये चीज भी सही बोल रहा है। ऑप्शन ए या डी बच गया। अब एस को और चेक नहीं करेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो सब नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव से हमें पता चल गया इक्विवेलेंस नहीं है। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। दूसरा रिलेशन टी वाला रिलेशन। टी वाला रिलेशन बोलता है कि x कॉमा वाई उस रिलेशन टी में आएंगे यदि x माइनस वाई एक इंटीजर हो। तो भाई ये बताओ, क्या a माइनस ए एक इंटीजर होगा? हाँ, a माइनस ए 0 होता है, 0 एक इंटीजर होता है। इसका मतलब a कॉमा ए उस रिलेशन में आएगा। a कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन t। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अगर मान लो a माइनस बी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब a कॉमा बी उस रिलेशन t के अंदर है। तो क्या b माइनस ए भी एक इंटीजर होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। a माइनस बी है तो b माइनस ए भी होगा। मतलब b कॉमा ए भी इस सेट से बिलोंग करेगा। मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन, यदि a कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब a माइनस बी जो है वो इंटीजर है, इंटीजर है। b कॉमा सी ये भी रिलेशन में है, रिलेशन का नाम t दिया है तो t लिखता हूं, वो भी रिलेशन t में है। इसका मतलब b माइनस सी ये भी एक इंटीजर है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा। राइट साइड में इंटीजर प्लस इंटीजर मतलब क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मतलब कि a कॉमा सी ये भी रिलेशन में होगा क्योंकि a और c का डिफरेंस भी इंटीजर में आएगा। मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो भाई रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो T इक्विवेलेंस है लेकिन S इक्विवेलेंस नहीं है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लेना, 22 का डी बिल्कुल सही जितेंद्र। ओके लीना, एक बार चेक करना आंसर। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। और ये प्रश्न चाहे आप 22 नंबर दे दो, जो भी नंबरिंग में क्या फर्क पड़ता है, खाली आंसर मुझे चेक करना है, ठीक है। ये 2023 की परीक्षा में सेट ए में पूछा गया प्रश्न है, 31वां प्रश्न। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई। यहां पर बोल रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ट्राइंगल। तो ए जो है इसको थोड़ा सा यार हटा देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना नाम। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं। सिमेट्रिक सममित, ट्रांजिटिव समकर्ष या संक्रामक भी बोलते हैं, और ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। ये ऑप्शन है। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है मैं बता देता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ के, जगह चाहिए थोड़ा। तो ए जो है वो ट्राइंगल्स का सेट है। ए मतलब बहुत सारे ट्राइंगल्स, ठीक है। रिलेशन आर, रिलेशन आर जो है वो ट्राइंगल्स के सेट में परिभाषित है कुछ इस प्रकार से कि x रिलेटेड है y से। कब? अगर x कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होगा किसके, y के। मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है, x कॉमा y रिलेशन में होंगे यदि ट्राइंगल x और ट्राइंगल y एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है तो ठीक है। अब बोल रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, बताओ। देखो रिफ्लेक्सिव क्या है कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, अगर a कॉमा ए
रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव होगा। कोई ट्राइंगल 1 खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा ना भाई, ए कॉमा ए होगा, क्यों नहीं होगा। अगर कोई दो सेम ट्राइंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री की क्या कंडीशन, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या बी कॉमा ए रिलेशन में होगा। ए कॉमा बी रिलेशन में है मतलब ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है तो हम चेक करेंगे ए सी भी रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो ए बी रिलेशन में है मतलब ए बी के कॉन्ग्रुएंट, बी सी रिलेशन में है मतलब बी सी के कॉन्ग्रुएंट, और ए कॉमा सी भाई ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी सही, बिल्कुल ठीक है, ओके डन। चेक कर लेना एक बार ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां तक अभी तक जो हमने किया ये ऑलमोस्ट आप ये मान लो रिलेशन एंड फंक्शन के लगभग 35-40 क्वेश्चन जितने भी हमने किए बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे। मेरा प्रयास तो ये था कि हम आज और भी क्वेश्चन करें, तो हो सकता है कुछ ने ज्वाइन किया कुछ ने नहीं किया, आगे पीछे चल रहे हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा चीजों को रिपीट कर देता हूं, मैं बता देता हूं। ये हमारा ओवरऑल शेड्यूल था, है ना, था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई क्लास 1 जो 22 को लेनी थी, मतलब कल हमने ली, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है आने वाले एग्जाम्स में, हमने उन सारे प्रश्नों को किया उससे रिलेटेड वाले। लेकिन क्या हुआ कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो हमने 2 क्लासेस में हमने ये दोनों क्वेश्चंस को कर लिया, समझ गए ना। हमें 2 क्लासेस लगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दूंगा मैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, आप ये चीज क्लियर कर लो। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं छांट के ला रहा हूं कि मुझे लग रहे हैं जिसकी आने की संभावनाएं हैं परीक्षा में, मैं उतने पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, भले नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये मान लो कि भाई ये वाला छूट गया है, छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, एक क्लास और बढ़ा दूंगा, वीक में अगर 2 में नहीं हो पा रहा है 3 पे कर लेंगे, जैसे भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। मैं तो आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं, आप भी अपनी प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। अब और कुछ डाउट है आज की क्लास का तो आप लोग पूछ सकते हो। बीच में कोई मुझे कुछ पूछ रहा था किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ क्या, तो नहीं, मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो एक आध किसी ट्रायल क्लासेस के लिए मैंने गया था बस उनके लिए, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मेरी सारी की सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके पहले भी मैंने 2023 में भी पढ़ाया, 24 में भी पढ़ाया और अभी 25 में भी लाइव सेशन इसी प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ। तो आपको सारी क्लासेस यहीं पर मिलेंगी, पुरानी भी पूरे रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट सारी चीजें मेरी क्लास की आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो पैरेलली उन टॉपिक्स को भी करते चलिए जो पुराने रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है, ठीक है, तो बेहतर होगा। और कुछ सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो फीडबैक है बताइए, आपको कुछ पूछना है कि क्या लग रहा है, क्या आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या आपको क्लास का कंटेंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से पूरा रिसर्च किया है क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में, बट आप लोग भी इसमें अपने फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम आज की क्लास एंड कर सकते हैं। थैंक यू। प्रवीण जी, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, मैंने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आजकल जो आरडी शर्मा आती है, लेटेस्ट एडिशन जो आता है आरडी शर्मा का, उसमें क्या होता है 2 पार्ट में आता है। जैसे आप 11th का भी लोगे तो 2 बुक आएगी, एक बुक प्योरली एमसीक्यूज मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल की रहती है, ठीक है, और दूसरी बुक पूरी सब्जेक्टिव रहती है, वैसे 12th में भी होता है। तो अगर आप वो कर लें आरडी शर्मा की बुक का जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू आता है, उसको कर ले, बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप वो ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
नए एडिशन में ही आता है, पुराने एडिशन में नहीं आता है। बाकी मार्केट में इस एग्जाम को लेके कई सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं, बट उसमें वो क्लियर उतना रिसर्च नहीं होता क्वेश्चन का कि उस पैटर्न पे चले, वो रैंडमली होता है, उसका सॉल्यूशन भी उतना सही मैं नहीं बोल सकता, मैं उसको ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप अगर ये जो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही रहेगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।